नमस्कार दोस्तों, आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे महा मैराथन प्रैक्टिस सेट और हम लोग उसी क्वेश्चन को लेंगे जो बार बार किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए आज के सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है। ऑप्शन ए देखिएगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 32 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों राज्यसभा के चुनाव के लिए, तो राज्यसभा के चुनाव के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। और भारत की संसद जो होती है दोस्तों, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है। भारत की जो संसद है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है और निचले सदन को लोकसभा तथा उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि लोकसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव के लिए 30 वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आयु 35 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर बी वह पढ़ा लिखा हो, ऑप्शन नंबर सी संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और ऑप्शन नंबर डी देश का नागरिक हो। ऑप्शन नंबर डी है देश का नागरिक हो। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए उसकी क्या अर्हता जो है वो आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वह पढ़ा लिखा हो, यह आवश्यक नहीं है। बाकी जो तीनों है उसका आयु 35 वर्ष होना चाहिए, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश का नागरिक हो। और संविधान के अनुच्छेद 58(1) में दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है और जिसके लिए उम्मीदवार को पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, ऑप्शन नंबर बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन नंबर सी कानून के समक्ष बराबरी और ऑप्शन नंबर डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन। और समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख संविधान के किस में किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 39 घ में किया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। यह एक मौलिक अधिकार नहीं है, यह नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 65 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 70 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो उम्र होती है वो 65 वर्ष होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए देखिएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। कितना लोग तो मुख्यमंत्री ही लगा कर आएंगे, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। और अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के अनुसार वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। मैं ऐसा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बलबन, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। ऑप्शन ए देखिएगा डच, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी और ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पुर्तगाली। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा यानी पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे और अपना व्यापार वाणिज्य यहीं पे स्थापित किए थे सबसे पहले। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कौन आए थे, तो आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता दें, PDA बराबर F, PDA बराबर F। पीस हो जाएगा दोस्तों पुर्तगाली, पीस हो जाएगा आपका पुर्तगाली, एस हो जाएगा आपका अंग्रेज, PDA माफ़ करिएगा दोस्तों, ये होगा आपका पी से पुर्तगाली, डी से हो जाएगा आपका डच, एस हो जाएगा आपका अंग्रेज और एफ से हो जाएगा आपका फ्रांसीसी। यानी सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तब डच आए थे, तब अंग्रेज आए थे, तब फ्रांसीसी आए थे। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी मीर जाफ़र, ऑप्शन नंबर सी मीर कासिम और ऑप्शन नंबर डी नजमुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी बक्सर का जब लड़ाई हुआ था, बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उस समय नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। और बक्सर की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? तो 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी और बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा नाना साहेब, ऑप्शन नंबर बी अजमुल्ला, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे और ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इलाहाबाद 1857 के समय इलाहाबाद में जब संग्राम हुआ था उस समय वहाँ का नेता कौन था? ऑप्शन तो हम आपको पढ़ के सुनाई दिए हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मौलवी लियाकत अली। और इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के विद्रोहियों को कमान कौन संभाली थी? तो मौलवी लियाकत अली ने संभाली थी। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किसको पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है? किसको पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद और ऑप्शन नंबर डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है और राजा राम मोहन राय को ही नव प्रभात का तारा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के प्रयास से 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर बी भागीरथी, ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी और ऑप्शन नंबर डी गंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो बद्रीनाथ का मंदिर है दोस्तों वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा कोलेरू, ऑप्शन नंबर बी बुलर, ऑप्शन नंबर सी नल सरोवर और ऑप्शन नंबर डी सांभर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर है। भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। रेंगूर किसका नाम है?
ऑप्शन नंबर ए देखिएगा लाल मिट्टी का, ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी काली मिट्टी। और काली मिट्टी को दोस्तों स्थानीय रूप में रेगुर या रेगड़ कहा जाता है और भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि राज्यों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा मोटे अनाज के उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी दलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी गेहूं उत्पादन से और ऑप्शन नंबर डी तिलहन उत्पादन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं से, गेहूं उत्पादन से संबंधित कौन है, तो हरित क्रांति गेहूं उत्पादन से संबंधित है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई और हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो गेहूं उत्पादन से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विश्व का सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर बी एंडीज, ऑप्शन नंबर सी रॉकी और ऑप्शन नंबर डी अल्पस, ऑप्शन नंबर डी अल्पस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एंडीज, यानी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो एंडीज है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 5.0, ऑप्शन नंबर बी 6.4, ऑप्शन नंबर सी 7.4 और ऑप्शन नंबर डी 8.0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 7.4 रक्त का पीएच मान है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है आयोडीन किस व्यक्तियों को दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा गठिया से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी रतौंधी से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी रिकेटस से संबंधित और ऑप्शन नंबर डी घेंघा से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी घेंघा से संबंधित व्यक्ति को यानी घेंघा से पीड़ित बीमार व्यक्तियों को क्या दिया जाता है, तो आयोडीन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिएगा, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण और ऑप्शन नंबर डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हुआ हीरा जगमगाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। डायनासोर रहे। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा पेलियोजोइक युग में, ऑप्शन नंबर बी सेनोजोइक युग में, ऑप्शन नंबर सी मेसोजोइक युग में और ऑप्शन नंबर डी प्लाइस्टोसीन युग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मेसोजोइक युग में क्या थे, तो डायनासोर थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा B1, ऑप्शन नंबर बी B2, ऑप्शन नंबर सी B6 और ऑप्शन नंबर डी B12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी B12 में क्या विटामिन B12 में क्या मिलता है, तो कोबाल्ट मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 21 लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी 1/5, ऑप्शन नंबर सी 1/11 और ऑप्शन नंबर डी 1/10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1/10। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। और अनुच्छेद 103 के अनुसार अनुच्छेद 103 के अनुसार माफ़ करिएगा अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यह भी सदस्य संख्या आवश्यक है यानी 1/10 ही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यानी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का जो अधिकार है दोस्तों वह मौलिक अधिकार नहीं है। और आपके जानकारी के लिए बता दें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संसद के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 भारतीय संसद के घटक हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा केवल लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राज्यसभा व मंत्रिपरिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा। अभी पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे, जब पॉलिटी का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो वहाँ पे बताए थे भारतीय संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से तीनों से मिलकर के बनती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 1 माह, ऑप्शन नंबर बी 3 माह, ऑप्शन नंबर सी 6 माह और ऑप्शन नंबर डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों आपका चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासनकाल में। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चित्तौड़ का जब कीर्ति स्तंभ स्थापित हुआ था यानी निर्मित हुआ था, मतलब किसके शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा राणा कुंभा के, ऑप्शन नंबर बी राणा हम्मीर के, ऑप्शन नंबर सी राणा रतन सिंह के और ऑप्शन नंबर डी राणा संग्राम सिंह के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी राणा कुंभा के समय चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपको जोर देकर कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पानीपत की पहली लड़ाई, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई थी दोस्तों 1526 में हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके एक नए राजवंश की स्थापित किया, जिसे मुगल वंश के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आर्यभट्ट ने, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी विष्णुगुप्त ने और ऑप्शन नंबर डी परिमल गुप्त ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी गई थी। और विष्णुगुप्त कौन है दोस्तों? तो विष्णुगुप्त जिसका नाम क्या है चाणक्य है, कौटिल्य है और इनके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम दोस्तों क्या है? अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शाहजहाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा साबरमती से, ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता से, ऑप्शन नंबर सी बम्बई से और ऑप्शन नंबर डी मद्रास से।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बम्बई से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा देवरिया, ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर और ऑप्शन नंबर डी महाराजगंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी चौरी चौरा जो है गोरखपुर ज़िले में स्थित है, गोरखपुर ज़िले में स्थित है। और आपके जानकारी के लिए बता दें 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था। कहीं कहीं 4 फरवरी 1922 मिलता है, तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुई थी, कहाँ पे? गोरखपुर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न स्थानों में से किसे भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा आगरा, ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी जौनपुर और ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर सी अशोक महान और ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के बीजों को देखते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा नियार्कस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी प्लूटार्क और ऑप्शन नंबर डी डायोडोरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडिका का लेखक कौन है? तो नियार्कस है। इंडिका का लेखक कौन है? नियार्कस है। वो माफ़ करिएगा, इंडिका का लेखक दोस्तों मेगास्थनीज है। जो मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था, और इसका पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट सेबेल, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप था। भूलिएगा नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 माफ़ करिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 है आपका। कालिदास किसके शासनकाल में थे? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर बी अशोक महान के, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त प्रथम के और ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 नवरत्न रहते थे। 9 नवरत्न रहते थे, जिसमें से कालिदास सर्वप्रमुख थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन नंबर डी बलबन। ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बाजार नियंत्रण प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने क्या की थी? तो लागू की थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी हमीमुद्दीन नागौरी, ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और ऑप्शन नंबर डी निजामुद्दीन औलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और जिनका दरगाह कहाँ पे है? तो इनका दरगाह दोस्तों अजमेर में है। कहाँ पे? अजमेर में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को ही ख्वाजा साहब के नाम से जानते हैं।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता में और ऑप्शन नंबर डी ढाका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह ढाका में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन नंबर डी शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फिरोज तुगलक जो है दोस्तों, फिरोज तुगलक जो है वो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? ऑप्शन ए देखिएगा खासी, ऑप्शन नंबर बी मुंडा, ऑप्शन नंबर सी भील और ऑप्शन नंबर डी थारू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी थारू जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा विंध्य, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी शिवालय और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों शिवालिक। शिवालय नहीं शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है शिवालिक और ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई, ऑप्शन नंबर डी अन्नामलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शिवालिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। लिपुलेख दर्रा स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड में और ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी लिपुलेख, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो तीनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा 6, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 7 और ऑप्शन नंबर डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा भारत एवं चीन के बीच, ऑप्शन नंबर बी भारत एवं पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन नंबर सी भारत एवं म्यांमार के बीच और ऑप्शन नंबर डी भारत एवं नेपाल के बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक कपी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखिएगा गिब्बन, ऑप्शन नंबर बी गोरिल्ला, ऑप्शन नंबर सी लंगूर और ऑप्शन नंबर डी ओरंगुटान। ऑप्शन नंबर डी ओरंगुटान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लंगूर। लंगूर क्या है? एक कपी नहीं है। और लंगूर दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो लंगूर बानर वर्ग में आता है और बाकी ये तीनों गिब्बन, गोरिल्ला, ओरंगुटान और चिंपांजी ये तीनों किस में आते हैं? कपी में आते हैं, कपी वर्ग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन ए देखिएगा पैंक्रियाज, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी अमाशय। यानी मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग दोस्तों छोटी आंत में संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन ए देखिएगा विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी और ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है
और विटामिन बी और सी दोनों जल में घुलनशील हैं। बाकी विटामिन ए, डी, ई के किस में है, वसा में घुलनशील हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49। लौह का अंश, लौह का सर्वाधिक अंश, लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है लौह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, सेम में, ऑप्शन नंबर बी अंडों में, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियों में, ऑप्शन नंबर डी दूध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लौह का सर्वाधिक अंश किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, जिराफ, ऑप्शन नंबर बी ऊँट, ऑप्शन नंबर सी कंगारू और ऑप्शन नंबर डी कंगारू चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंगारू चूहा सब बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों 50 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, समझ में नहीं आए होंगे बल्कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जो 50 क्वेश्चन है अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे आने वाले वीडियो में। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।